Hello, everyone, and welcome to Mind Review. I am Sakshi Kaushik, and this is the series of psychology entrances. Let's crack it. तो जो लोग ऑलरेडी इस सीरीज से जुड़े हुए हैं उनको पता है कि इस सीरीज में हम लोग कवर कर रहे हैं साइकोलॉजी के ग्रेजुएशन लेवल का सारा सिलेबस और हमने शुरू किया है विद अ पेपर ऑफ बायो साइकोलॉजी। सो हम 2-3 वीडियोस में ऑलरेडी कुछ कुछ टॉपिक्स डिस्कस कर चुके हैं बायो साइकोलॉजी से रिलेटेड एंड टुडेज वीडियो इज गोइंग टू बी अबाउट ग्लियल सेल्स एंड साइनेप्सेस। So without wasting any further time, please bring on your copies and your pens or pencils and शुरू करते हैं आज की पढ़ाई of glial cells and synapses. सबसे पहली बात जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि ग्लियल सेल्स को ग्लिया या न्यूरोग्लिया भी बोला जाता है। क्वेश्चन में कहीं अगर ग्लिया मेंशन है या न्यूरोग्लिया मेंशन है सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, उसका मतलब ग्लियल सेल्स ही है। एंड ये जो ग्लियल सेल्स होते हैं वो नॉन न्यूरोनल सेल्स होते हैं। अब नॉन न्यूरोनल सेल्स का मतलब क्या है, क्योंकि पिछली जो 2 वीडियोस हमने बायोसाइकोलॉजी में जो हमने पढ़ी है जिनमें उनमें हमने न्यूरॉन्स के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ा है ना। तो लेकिन जो ग्लियल सेल्स हैं वो न्यूरॉन के अंडर नहीं आते, ये होते हैं नॉन न्यूरोनल सेल्स। और क्योंकि ये न्यूरॉन्स के अंडर नहीं आते और ये नॉन न्यूरोनल सेल्स हैं इसीलिए जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस हैं उसको भी ये प्रोड्यूस नहीं करते। आपका नेचुरली ये क्वेश्चन आएगा कि ग्लियल सेल्स का क्या फंक्शन है फिर। तो ये वाला जो बुलेट पॉइंट है ये बहुत डिटेल और ब्रीफ में इनफैक्ट आपको बता रहा है कि ग्लियल सेल्स के क्या क्या फंक्शन है। तो एक है होम्योस्टैसिस मेंटेन करके रखना हमारी बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट में। होम्योस्टैसिस का क्या मतलब है, एक सॉर्ट ऑफ इक्विलिब्रियम मेंटेन करके रखना, बैलेंस मेंटेन करके रखना। फिर ग्लियल सेल्स जो हैं वो स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं न्यूरॉन्स को, ठीक है। तो इवन दो जो ग्लियल सेल्स ग्लिया या न्यूरोग्लिया वो फोगॉटन सेल्स माने जाते हैं या नॉन न्यूरोनल सेल्स उनको बोला जाता है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं न्यूरॉन्स के प्रोटेक्शन में। न्यूरॉन्स का जो स्ट्रक्चर होता है उस स्ट्रक्चर को सपोर्ट देने में ग्लियल सेल्स एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एंड ग्लियल सेल्स ऑल्सो फॉर्म माइलिन शीथ इन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम्स न्यूरॉन्स। तो न्यूरॉन का जब हमने लास्ट वाली वीडियो में स्ट्रक्चर पढ़ा था तो उसमें हमने माइलिन शीथ भी पढ़ी थी, राइट। इफ़ यू आर न्यू टू दिस सीरीज और आपको नहीं आइडिया लास्ट वाली वीडियो क्या है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस पूरी सीरीज के प्लेलिस्ट का लिंक भी मैंने अटैच कर दिया है, वहां पे जाके आप पुरानी वीडियोस को भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए कंटिन्यूइंग विद माइलिन शीथ। तो माइलिन शीथ क्या थी कि न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में जो एक्सॉन्स होते हैं उस एक्सॉन को कवर कर रही थी हमारी माइलिन शीथ, है ना, अगर आपको याद आ गया हो तो ये जो माइलिन शीथ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो न्यूरॉन्स होते हैं उनकी माइलिन शीथ फॉर्म करते हैं ग्लियल सेल्स। ये कुछ बेसिक फंक्शंस हैं जो हमारे नॉन न्यूरोनल ग्लियल सेल्स परफॉर्म कर रहे हैं। एंड ग्लियल सेल्स आर फाउंड इन सीएनएस एज वेल एज पीएनएस। अब क्या हैं ये दोनों, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस आएंगी उसमें हम नर्वस सिस्टम को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, सो डोंट वरी विद दीज टर्म्स, ठीक है। तो ग्लियल सेल्स के बारे में आपको ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो पता होनी चाहिए। नाउ लेट अस मूव ऑन टू अनदर इंपॉर्टेंट डिस्कशन दैट इज अबाउट द टाइप्स ऑफ ग्लियल सेल्स। अब क्योंकि हमने इस वाली स्लाइड में पढ़ा कि ग्लियल सेल्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी प्रेजेंट होते हैं और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में भी। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में देर आर सम टाइप्स ऑफ ग्लियल सेल्स एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में भी देर आर सम टाइप्स ऑफ ग्लियल सेल्स। तो सबसे पहले कवर कर लेते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड होती हैं, हमारा ब्रेन इंक्लूडेड है, हमारी स्पाइनल कॉर्ड इंक्लूडेड है, ठीक है। तो ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इसमें 5 टाइप की ग्लियल सेल्स प्रेजेंट है, यानी कि 5 टाइप के नॉन न्यूरोनल सेल्स प्रेजेंट है। व्हाट आर दीज? एक है एस्ट्रोसाइट्स ऑल्सो नोन एज एस्ट्रोग्लिया। अब इनके क्या फंक्शंस हैं बड़ी क्लियरली मेंशन्ड है, लेकिन मैं एक बार फिर से इन चीज़ों को रिपीट करूंगी ताकि सुन सुन के आपके मन में जो है ये बात याद हो जाए, बैठ जाए, बिकॉज ऑफन इट इज़ अ चैलेंज टू रिमेंबर दीज थिंग्स।
तो एस्ट्रोसाइट्स या एस्ट्रोग्लिया का फंक्शन है टू रेगुलेट न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो जो नेक्स्ट वीडियो होने वाली है वो न्यूरोट्रांसमीटर्स के ऊपर ही है। तो ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं या केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, इनको रेगुलेट करना इज द रोल ऑफ ग्लियल सेल एस्ट्रोसाइट विच इज प्रेजेंट इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। फिर वेस्ट को क्लीन अप करते हैं। तो जो न्यूरॉन्स द न्यूरॉन्स विच डाई, तो जब न्यूरॉन कोई मर जाता है तो उसका जो रिमेन्स होता है ऑफ दैट डेड न्यूरॉन, और जो भी वेस्ट न्यूरॉन्स प्रोड्यूस करते हैं, उन वेस्ट को क्लीन अप करने की ड्यूटी एस्ट्रोग्लिया या एस्ट्रोसाइट्स की होती है। देन दे रेगुलेट द ब्लड फ्लो टू ब्रेन, कि ब्रेन में कितना ब्लड फ्लो जाएगा। जो ब्लड ब्रेन बैरियर होता है विच इंश्योर्स कि कौन सी चीज़, कितना ब्लड अमाउंट बाहर रहने वाला है ब्रेन के, कितना अंदर रहने वाला है, ऑल ऑफ दोज थिंग्स। तो ब्लड ब्रेन जो बैरियर है उसको फॉर्म करने में हेल्प करते हैं एस्ट्रोसाइट्स, एंड दे सिंक्रोनाइज द एक्टिविटी ऑफ एक्सॉन्स। तो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट 5 फंक्शंस हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इवन दो न्यूरॉन्स को माना जाता है कि वो हमारे नर्वस सिस्टम के लाइफ सपोर्ट सेंटर होता है, बेसिक यूनिट होती है, लेकिन ग्लियल सेल्स ऑल्सो हैव वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। अगर ग्लियल सेल्स नहीं होते, वो न्यूरॉन्स को इतना सपोर्ट प्रोवाइड नहीं कर रहे होते, तो न्यूरॉन्स का भी क्या होता है ना। तो ग्लियल सेल्स की एक टाइप हो गई एस्ट्रोसाइट्स। दूसरी टाइप ऑफ ग्लियल सेल्स हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। अब ओलिगोडेंड्रोसाइट्स क्या करते हैं, दे कैरी एनर्जी फ्रॉम ब्लड सेल्स टू द एक्सॉन्स। एक्सॉन्स को एनर्जी की क्यों जरूरत है, क्योंकि एक्सॉन्स में जो न्यूरल इम्पल्सेस हैं, जो मैसेजेस हैं, वो एक्सॉन्स के थ्रू ट्रांसमिट हो रहे हैं। तो इस वजह से एक्सॉन्स को एनर्जी की जरूरत है, वो एनर्जी ओलिगोडेंड्रोसाइट्स कैरी करते हैं, ठीक है। then they help in the faster transmission of information along axons। तो ये एक नेचुरल सी बात है कि अगर वो axons को एनर्जी भी प्रोवाइड करे ब्लड सेल से, तो ऑटोमेटिकली जो एक्सॉन के थ्रू ट्रांसमिशन हो रहा है इंफॉर्मेशन का या इम्पल्सेस का, उसको भी स्पीड अप करेंगे वो एनर्जी, राइट। So astrocytes, oligodendrocytes. The second type is ependymal cells। तो ये ependymal cells क्या करते हैं, they create the cerebrospinal fluid। तो हमारा जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है उसको क्रिएट करते हैं, और एक बहुत इंपॉर्टेंट मेम्ब्रेन होती है, उस मेम्ब्रेन का नाम है एपेंडाइमा। इस मेम्ब्रेन को क्रिएट करने में हेल्प करते हैं एपेंडाइमल सेल्स। तो ये चीज आपको समझने में कैसे याद रखने में इजी होगा, एपेंडाइमल सेल्स है, हेल्प करते हैं इन द क्रिएशन ऑफ एपेंडाइमा मेम्ब्रेन, ऑलमोस्ट सिमिलर ही नाम है, ठीक है। देन अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ ग्लियल सेल इन सीएनएस इज माइक्रोग्लिया। अब माइक्रोग्लिया नाम से आपको पता लग रहा है माइक्रोग्लिया, ठीक है, मतलब टाइनी ग्लियल सेल्स। ये बहुत ही छोटे ग्लियल सेल्स होते हैं, और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट और याद रखने वाली बात जो शायद एमसीक्यूज में भी आ सकती है, वो ये है कि माइक्रोग्लिया को कंसिडर किया जाता है एज ब्रेन्स ओन इम्यून सिस्टम। तो हमारी बॉडी का इन जनरल इम्यून सिस्टम होता है जो हमें डिजीजेस से या फिर कोई इंजरी हो जाए, उन सारी चीज़ों से फाइट करने में हेल्प करता है। तो ब्रेन का जो खुद का एक इम्यून सिस्टम है जो उसको अलर्ट करता है टू सर्टेन साइंस ऑफ इंजरी और एनी काइंड ऑफ डिजीजेस, वो माना जाता है माइक्रोग्लिया, ठीक है, ब्रेन्स ओन इम्यून सिस्टम। और माइक्रोग्लिया जो है ब्रेन की डेवलपमेंट को भी गाइड करने में हेल्प करता है। सो दीज आर सम ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शंस दैट माइक्रोग्लिया परफॉर्म्स। And finally, another type of glial cell in CNS is radial cells और radial glia। तो radial glia एक तरीके का स्टेम सेल है। स्टेम सेल्स वो सेल्स होते हैं जो दूसरे सेल्स को बर्थ देते हैं या दूसरे सेल्स को गिव राइज करते हैं। सो रेडियल ग्लिया एक टाइप का स्टेम सेल है, और इसी वजह से इसका रोल जो है न्यूरोप्लास्टिसिटी में भी है। न्यूरोप्लास्टिसिटी में रोल होने का क्या मतलब है, न्यूरोप्लास्टिसिटी हमारी ब्रेन की एबिलिटी होती है टू कीप ऑन अडेप्टिंग, है ना। और वो कीप ऑन अडेप्टिंग कैसे करता रहेगा, जब नए सेल्स फॉर्म होते रहेंगे, एंड रेडियल ग्लिया हेल्प्स इन दैट। तो ये कुछ 5 तरीके के ग्लियल सेल्स हैं जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं। आपको इनके नाम पता होने चाहिए, और इनके जो फंक्शंस हैं वो आपको अच्छे से याद करने हैं। Then there are two types of glial cells which are present in your peripheral nervous system। तो एक टाइप है आपके श्वान सेल्स की, और दूसरे टाइप है सैटेलाइट सेल्स की। सो आप में से बहुत लोगों ने श्वान सेल्स का काफ़ी जिक्र सुना होगा, जो एमसीक्यूज होते हैं या जो क्वेश्चंस होते हैं प्रीवियस ईयर के, उनमें काफ़ी
पूछे जाते हैं श्वान सेल्स के बारे में, काफी ज्यादा पूछा जाता है। तो श्वान सेल्स क्या करते हैं, दे प्रोवाइड माइलिन शीथ फॉर द एक्सॉन्स इन पीएनएस। तो शुरुआत में हमने ग्लियल सेल्स के फंक्शंस में ही पढ़ लिया था कि ग्लियल सेल्स जो हैं वो हेल्प करते हैं माइलिन शीथ क्रिएट करने में उन न्यूरॉन्स के लिए जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट है। तो वो श्वान सेल्स होते हैं जो माइलिन शीथ क्रिएट कर रहे हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन्स के लिए। और श्वान सेल जो है वो पीएनएस के इम्यून सिस्टम का भी पार्ट होते हैं। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का जो अपना एक इम्यून सिस्टम होता है उसके पार्ट हैं श्वान सेल्स। तो ये दो इंपॉर्टेंट रोल्स हैं जो श्वान सेल्स परफॉर्म करते हैं एज ग्लियल सेल्स। एंड द सेकेंड टाइप ऑफ ग्लियल सेल प्रेजेंट इन पीएनएस इज योर सैटेलाइट सेल्स। अब सैटेलाइट क्या होती है, आपको नाम से चीजें याद रखनी है। मैं बार बार हर वीडियो में ये चीज रिपीट करती हूँ बिकॉज दैट हेल्प्स यू, मतलब एक ईज आउट कर देता है आपके लिए वो चीज ना, नाम से अगर आप चीजें याद रखते हो तो उनका फंक्शन याद रखते हो तो सैटेलाइट क्या होती है, अगर आप देखो तो सैटेलाइट्स ऊपर हमारी होती है जो पूरा जो नीचे क्या हो रहा है अर्थ पे या बाकी प्लैनेट्स में क्या हो रहा है उस पर नजर रखती है। तो सैटेलाइट सेल्स क्या है, वो एनवायरनमेंट रेगुलेट करते हैं अराउंड द न्यूरॉन्स। तो ये लोग भी नजर रख रहे हैं कि न्यूरॉन्स के अराउंड कैसा एनवायरनमेंट है और उसको हमें रेगुलेट करके रखना चाहिए। ठीक है, सेकंड इंपॉर्टेंट चीज कि वो केमिकल्स को बैलेंस करके रखते हैं, जो भी केमिकल्स हैं आयंस हैं उनको बैलेंस स्टेट में रखना, न्यूरॉन्स को जिस भी न्यूट्रिशन की जरूरत है उस न्यूट्रिशन को प्रोवाइड करना। और जो भी न्यूरॉन्स में अगर कोई मेटल टॉक्सिन आ गया है जो उसको डैमेज कर सकता है, तो उन मेटल टॉक्सिन्स को सैटेलाइट सेल्स खुद एब्जॉर्ब कर लेता है ताकि न्यूरॉन को कोई डैमेज ना हो। और न्यूरॉन को कोई डैमेज नहीं होगा तो हमारी बॉडी सही सलामत चलती रहेगी। सो ये है आपके टाइप्स ऑफ ग्लियल सेल्स। सीएनएस के हमारे 5 टाइप्स थे और पीएनएस में हमारे 2 टाइप्स हैं, श्वान सेल्स एंड सैटेलाइट सेल्स। And now we move on to another important topic, that is of synapse. तो थोड़ा सा साइनैप्स के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कशन किया था। साइनैप्स क्या है, एक फंक्शनल और न्यूरोनल जंक्शन है, एक सॉर्ट ऑफ जंक्शन है ये जो दो न्यूरॉन्स के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है, फॉर्म हो रहा है। और साइनैप्स का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें 3 चीजें इंक्लूडेड होती हैं, प्री साइनैप्टिक एंडिंग, साइनैप्टिक क्लेफ्ट एंड पोस्ट साइनैप्टिक एंडिंग। तो यहाँ पे ये जो डायग्राम प्रोवाइडेड है ये आपको हेल्प करेगा समझने में प्री साइनैप्टिक, पोस्ट साइनैप्टिक एंडिंग एंड साइनैप्टिक क्लेफ्ट। सो जैसा कि लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था, प्री साइनैप्टिक एंडिंग क्या होती है। प्री साइनैप्टिक एंडिंग बेसिकली उस न्यूरॉन की एंडिंग होती है जिसके पास करंटली मैसेज प्रेजेंट है। ठीक है, तो जिस न्यूरॉन के पास मैसेज प्रेजेंट है, जो एक्सॉन के थ्रू आ रहा है और एक्सॉन टर्मिनल तक वो मैसेज पहुंच चुका है, तो वो न्यूरॉन होता है आपका प्री साइनैप्टिक, मतलब साइनैप्स होने से पहले वाला न्यूरॉन जिसके पास मैसेज प्रेजेंट है। और पोस्ट साइनैप्टिक एंडिंग वो न्यूरॉन का पार्ट होता है जो मैसेज रिसीव करने वाला है। तो ये वाला जो सेकंड न्यूरॉन है ये मैसेज रिसीव करने वाला है फर्स्ट न्यूरॉन से, तो इसीलिए सेकंड न्यूरॉन को हम बोलेंगे पोस्ट साइनैप्टिक और फर्स्ट न्यूरॉन को हम बोलेंगे प्री साइनैप्टिक। और इन दोनों न्यूरॉन्स के बीच में एक बहुत ही टाइनी, ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू 20 नैनोमीटर्स के गैप को बोला जाता है साइनैप्टिक क्लेफ्ट। तो एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखने वाली कि ये जो साइनैप्टिक क्लेफ्ट है, यानी कि जो गैप है बिटवीन टू न्यूरॉन्स, वो इतना ज्यादा स्मॉल है कि आप नॉर्मली तो उसे देख ही नहीं सकते विदाउट द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप। ठीक है, और साइनैप्टिक क्लेफ्ट का गैप है ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू 20 नैनोमीटर्स। तो इसी चीज से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये गैप कितना ज्यादा स्मॉल है, राइट। फिलहाल तो डायग्राम में आपको काफी ज्यादा बड़ा दिख रहा है, इससे तो काफी छोटा होता है दैट यू कैन नॉट इवन सी इट विदाउट द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप। सो ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें एक साइनैप्स के स्ट्रक्चर में इंक्लूडेड होती हैं। थोड़ा और इसको हम अगर डिटेल में समझें, थोड़े डिटेल्ड डायग्राम से, तो यहाँ पे क्या है, ये है न्यूरॉन नंबर 1 और ये है आपका न्यूरॉन नंबर 2। तो न्यूरॉन नंबर 1 के जो टर्मिनल बटन्स होते हैं वहां तक जो है मैसेज एक्सॉन ने ट्रांसफर करवा दिया है। अब जैसे ही वहां तक जो मैसेज यानी कि एक्शन पोटेंशियल के फॉर्मेट में मैसेज आ रहा है, तो न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होने शुरू होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं, वो केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, यानी कि ये एक सॉर्ट ऑफ केमिकल होता है अब जिसके अंदर वो मैसेज आ गया होता है या वो इम्पल्स आ गई होती है। और ये न्यूरोट्रांसमीटर इस न्यूरॉन नंबर 1 से निकल के साइनैप्टिक क्लेफ्ट से होते हुए
न्यूरॉन नंबर 2 पे जो रिसेप्टर्स, ये जो छोटे छोटे आप ब्लू कलर की चीजें देख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं रिसेप्टर्स। इन रिसेप्टर्स पे जाके ये न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड हो जाते हैं, और इनके बाइंड होते ही क्या हो जाता है कि न्यूरोट्रांसमीटर से जो मैसेज इनमें प्रेजेंट थे, जो ये न्यूरॉन 1 से कैरी करते हुए ला रहे थे, वो मैसेज अब न्यूरॉन 2 में चला गया। ऐसे ही फिर न्यूरॉन 2 से न्यूरॉन 3 में मैसेज जाता है, सिमिलरली 4 5 6 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ करते करते वो मैसेज हमारे एक डेस्टिनेशन पे पहुंचता है। वो डेस्टिनेशन सीएनएस भी हो सकती है, वो डेस्टिनेशन पीएनएस भी हो सकती है, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम या फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है साइनैप्टिक वेसिकल। यहाँ पे इस डायग्राम में सब कुछ जानने के लिए आपको जरूरत नहीं है, बट साइनैप्टिक वेसिकल आपको पता होना चाहिए। साइनैप्टिक वेसिकल वो वेसिकल होता है जिसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। तो इन जनरल ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, ये कौन कैरी करता है? साइनैप्टिक वेसिकल्स कैरी करते हैं, ठीक है। और फिर आगे जाके साइनैप्टिक वेसिकल्स ब्रेक ओपन होते हैं, जिनमें से न्यूरोट्रांसमीटर निकल के ये जो बीच में गैप दिख रहा है आपको, उसको हम बोलते हैं साइनैप्टिक क्लेफ्ट, उससे गुजरते हुए सेकेंड न्यूरॉन के जो रिसेप्टर्स हैं उन पे बाइंड हो जाते हैं, राइट। सो दिस वॉज अ लिटिल समथिंग अबाउट योर साइनैप्स। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइनैप्सेस होते हैं। तो इसके लिए मैंने आपके लिए एक फिगर ढूंढ के निकाला है जो आपको बहुत इजीली एक्सप्लेन कर देगा द 3 टाइप्स ऑफ साइनैप्सेस। तो एक टाइप है एक्सोडेंड्राइटिक। तो यहाँ पे आप वर्ड्स को ब्रेक करके समझे, ठीक है। एक्सो और फिर डेंड्राइटिक, यानी कि एक न्यूरॉन का एक्सॉन और दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट एक साइनैप्स फॉर्म कर रहा है। साइनैप्स का मतलब ही क्या था कि जो न्यूरोनल जंक्शन है, जिस जंक्शन के थ्रू जो है मैसेजेस ट्रांसमिट हो रहे हैं एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में, वो था साइनैप्स, है ना। अभी तक तो हम एक टाइप ऑफ साइनैप्स देख रहे थे कि जो न्यूरॉन नंबर 1 है उसके तो एक्सॉन टर्मिनल्स हैं और न्यूरॉन नंबर 2 के डेंड्राइट्स हैं। वही वाला टाइप ऑफ साइनैप्स है ये, ठीक है। कि ये जो न्यूरॉन नंबर 1 है ये वाला, इसका एक्सॉन कनेक्टेड है न्यूरॉन नंबर 2 के डेंड्राइट से, इसीलिए इस टाइप ऑफ साइनैप्स को बोला जाता है एक्सोडेंड्राइटिक। कि न्यूरॉन 1 का एक्सॉन कनेक्टेड विद न्यूरॉन 2 का डेंड्राइट फॉर्म्स योर एक्सोडेंड्राइटिक साइनैप्स। फिर सेकेंड टाइप ऑफ साइनैप्स जो पॉसिबल है वो है एक्सोसोमैटिक। अब आप फटाफट गेस कर ही चुके होंगे कि एक्सोसोमैटिक का क्या मतलब है। तो एक्सॉन एंड सोमा, सोमा क्या था? सेल बॉडी। हम ऑलरेडी इस चीज को डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो एक्सोसोमैटिक में क्या होता है कि फर्स्ट वाले न्यूरॉन का वंस अगेन एक्सॉन ही है, लेकिन जो सेकंड या फिर रिसीविंग न्यूरॉन है उसका डेंड्राइट ना होके सोमा है, जिसके साथ फर्स्ट न्यूरॉन अपना साइनैप्स फॉर्म कर रहा है। सो इट इज द सोमा और द सेल बॉडी विच इज डायरेक्टली रिसीविंग द मैसेज फ्रॉम द एक्सॉन ऑफ द फर्स्ट न्यूरॉन। तो ये हो गया आपका एक्सोसोमैटिक साइनैप्स। एंड थर्ड वन इज योर एक्सोएक्सोनिक। वंस अगेन वेरी क्लियर फ्रॉम द नेम, एक्सोएक्सोनिक का क्या मतलब है कि फर्स्ट न्यूरॉन का एक्सॉन सेकेंड न्यूरॉन के एक्सॉन से ही कनेक्टेड है। तो ये 3 टाइप के साइनैप्सेस हैं जो पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक है। एक्सोडेंड्राइटिक, एक्सोसोमैटिक एंड एक्सोएक्सोनिक। इसको याद करने के लिए बहुत ज्यादा बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो फर्स्ट न्यूरॉन का हमेशा एक्सॉन ही रहेगा, क्योंकि इंफॉर्मेशन जो है ट्रैवल होते होते एक्सॉन तक पहुंचेगी, ठीक है। अब जो सेकेंड न्यूरॉन है उसके आप तीनों स्ट्रक्चर्स एक एक बार जोड़ लो, एक बार डेंड्राइट्स जोड़ दो, एक बार सेल बॉडी या फिर सोमा जोड़ दो और एक बार उसका एक्सॉन जोड़ दो, दैट्स ऑल। सो एक्सोडेंड्राइटिक, एक्सोसोमैटिक एंड एक्सोएक्सोनिक, दीज आर द टाइप्स ऑफ साइनैप्स। क्विकली आई विल गिव यू अ ग्लिम्स थ्रू व्हाट ऑल वी हैव गॉन थ्रू। ग्लियल सेल्स के बारे में हमने बात की है, उनके इंपॉर्टेंट फंक्शंस डिस्कस किए। फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में 5 टाइप की ग्लियल सेल्स हैं, उनके क्या फंक्शंस हैं। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज थी कि माइक्रोग्लिया ब्रेन का खुद का इम्यून सिस्टम कंसिडर किया जाता है, ठीक है। फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में 2 तरीकों के ग्लियल सेल्स हैं, श्वान सेल्स और सैटेलाइट सेल्स। साइनैप्स के बारे में हमने बात की कि साइनैप्स के स्ट्रक्चर में 3 तरीकों की चीजें इंक्लूडेड हैं, प्री साइनैप्टिक एंडिंग, पोस्ट साइनैप्टिक एंडिंग, और 2 न्यूरॉन्स के बीच का जो ऑलमोस्ट स्मॉल नेग्लिजिबल 20 नैनोमीटर्स जितना गैप, जिसको बोला जाता है साइनैप्टिक क्लेफ्ट। यहाँ पे हमने डिटेल में डिस्कस किया था साइनैप्टिक क्लेफ्ट को और न्यूरोट्रांसमीटर्स जो कि प्रेजेंट होते हैं साइनैप्टिक वेसिकल्स के अंडर। और जैसे ही ये साइनैप्टिक वेसिकल्स ब्रेक ओपन होते हैं तो न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं न्यूरॉन नंबर 1 से निकल के
न्यूरॉन नंबर 2 के रिसेप्टर्स पे बाइंड होते हैं और इसी तरह मैसेज जो है ट्रैवल होता रहता है फ्रॉम वन न्यूरॉन टू द नेक्स्ट न्यूरॉन एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। फिर 3 तरीकों की साइनेप्सिस हमने डिस्कस कर लिए, एक्सोडेंड्राइटिक, एक्सोसोमैटिक एंड एक्सोनिक। So with that we come to an end of today's video. I hope guys that आप लोगों को इन वीडियो से कुछ बेनिफिट मिल रहा है, कुछ समझ आ रहे हैं, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं और पढ़ाई करने का एक रूटीन फॉर्म हो रहा है, मोटिवेशन फॉर्म हो रहा है. If yes, then please do hit the like button and subscribe to the channel of Mind Review for more such upcoming psychology based videos. और ये जो सीरीज है psychology entrances let's crack it, it's going to be really beneficial for all of you who wish to brush up your bachelor's level or graduation level syllabus of psychology. So let's crack the entrances together. And आपको अगर कोई भी doubt है, कोई भी suggestion है, you can please feel free to drop that in the comment section below, या फिर आप मुझे Instagram पे भी reach out कर सकते हैं. All the links are there in the description box. So till then, have a very good day and bye bye everyone.